सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं घर में होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ आप घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे, अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो डीलेड तृतीय सेमेस्टर का हम पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो हमने आपको पढ़ाया था, संधि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, समास की बातें चल रही थी। आज हम उसी क्रम में समास के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो समास का अर्थ क्या होता है, संधि और समास में अंतर क्या होता है। देखने में तो लगता है दोनों सेम टू सेम है, लेकिन अंतर है, छोटी सी अंतर है। संधि और समास में अंतर। यहाँ देखिए, संधि और समास में क्या अंतर है। संधि आब्लिक समास, ठीक। परिभाषा क्या है संधि की परिभाषा? सिंपल सी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समास की परिभाषा क्या है? समास की क्या परिभाषा है? दो शब्दों की मेल को समास कहते हैं। सब में वैसे ही है, एक जगह अंतर है। सब में वैसे ही है, एक अंतर है जो बताता है कि ये संधि होगा और जो बताता है कि समास होगा। सिंपल सी परिभाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। दो है, वर्ण है, के है, मेल है, को है, संधि है कहते हैं। इसमें क्या है? दो है, शब्दों है, के है, मेल है, का है, समास है कहते हैं को, ठीक। अब देखिए यहाँ अंतर क्या है, सिर्फ एक अंतर है, यहाँ वर्ण है और यहाँ शब्द है, बस यही अंतर है संधि और समास में। संधि जोड़ करता है, ठीक, संक्षेप में करता है, जोड़ता है वो वर्णों को। समास जोड़ता है, संक्षेप करता है शब्दों को। उदाहरण के लिए मान लीजिए विद्यालय है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय, इस हिसाब से होगा। लेकिन इसको हम मेल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे कि छोटा हो जाए। तो यहाँ अपने संधि मिला और संस्कृत होता भी है, जहाँ देखिए आपको बड़े बड़े श्लोक मिलते जाते हैं, बड़े बड़े शब्द मिलते हैं जो एक में मिले रहते हैं। तो लोग संस्कृत एक्सरसाइज लगते, भैया इतने लंबे लंबे हम शब्द कैसे पढ़ पाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन लिखा है, हम इसको कैसे पढ़ पाएंगे। तो संस्कृत में पढ़ने के लिए इसी संधि का सहारा हम लेते हैं, खंड खंड करते चले जाते हैं। लेकिन जब लिखते हैं तो उसी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ विद्यालय था, यहाँ विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ बराबर विद्यालय, ठीक। और जैसे यहाँ पर हो गया पीताम्बर। पीताम्बर है, पीताम्बर का अगर हम करेंगे तो होता है पीला अंबर है जिसका, अर्थात पीला अंबर है जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। कौन? विष्णु। ये हुआ। तो देखिए ये शब्दों को क्या कर दिया, मिला दिया, ये बन गया पीताम्बर।
ये क्या किया, वर्णों को मिला दिया, बन गया विद्यालय। यही संधि और समास में अंतर है। संधि कहता है कि ये दो शब्दों को मेल कराता है, और संधि जो है वो दो वर्णों का मेल कराता है। कुल मिलाकर ये वर्ण है, ये शब्द। वर्ण मतलब जैसे क एक वर्ण है, लेकिन क शब्द नहीं है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब किसी शब्द का निर्माण करते वही होता है शब्द। यानी जो शब्द होता है वो दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक। अगर एक वर्ण रहेगा उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे कोई कहते भैया जल वर्ण है न कि शब्द है। अगर यही मिल गया जल, तो जल क्या है, यह एक शब्द है। ठीक। अब चलिए आज हम आपको समास पढ़ाते हैं। पिछली कक्षाओं में चर्चा भी किया था समास कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने कहा था कि भैया समास 6 प्रकार। समास की परिभाषा क्या है, देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक। अब देखिए यहाँ अच्छे समझ लीजिए समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक कैसे शब्द हों, सार्थक शब्द। देखिए क्या कहा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द। शब्द कहिए या पद कहिए, सार्थक पदों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। ठीक, देख लीजिए समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक सार्थक को संक्षिप्त करते क्या कहते हैं, समास। समास करने से पूर्व विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब समास करेंगे तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे कृष्ण आश्रित, कृष्ण के आश्रित, कृष्णाश्रित है, एक है, देख लीजिए कृष्णाश्रित है, ये आपका शब्द है। और इसको अगर आप समास विग्रह करेंगे होगा कृष्णम आश्रित, कृष्ण के आश्रित। जब हिंदी होगा इसका कृष्ण के आश्रित। ठीक, जो संक्षिप्त करने समास करता है, और जब समास हम कर देते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। कृष्ण के आश्रित ये समास विग्रह हो गया, और अगर हम समास कर दिए तो कृष्णाश्रित, यहाँ क्या लोप हुआ, विभक्ति का चिन्ह या जो निशान था वो क्या हो गया, लोप हो गया। विग्रह किसे कहते हैं, अभी तो हमने समास कहा, समास विग्रह, समास के नियम से मिश्रित शब्द समूह को समास के नियम से मिश्रित शब्द समूह के समस्त पद को हम क्या कहते हैं, समास। यानी जो भिन्न भिन्न है, जैसे कृष्ण के आश्रित था, हमने इसी को क्या भिन्न भिन्न था एक मिला दिया, कृष्णाश्रित बन गया, यही हो गया हमारा समास। और जब एक विग्रह हमने किया, तो जब विग्रह किया तो इसका विग्रह क्या होगा, कृष्णमाश्रित। ठीक, तब ये विग्रह हो गया कृष्णमाश्रित। अब चलिए समास के भेद। अब हमने परिभाषा आपको पढ़ा दिया, दो या दो से अधिक सार्थक पदों को संक्षिप्त करना समास कहते हैं। जब समास होता है तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। क्लियर। जब इतनी सारी बात हो गई, अब देखिए समास के भेद। पिछली कक्षाओं में आपको बताया भी था बहुत अच्छे तरीके से।
चलिए, समास के भेद बताइए, समास के कितने भेद होते हैं? समास के भेद, इस पर कुछ चर्चा कर लिया जाए। समास के भेद, भट्टो दीक्षित संस्कृत के एक लेखक हैं जिनका नाम है भट्टो दीक्षित, उनकी ढेर सारी संस्कृत में किताबें भी हैं, प्रचलित लेखक भी हैं। भट्टो दीक्षित तथा अग्नि पुराण के अनुसार समास 6 प्रकार के होते हैं। इस संबंध में एक श्लोक भी है जो कहा गया है कि द्वंद्वो दिगुरपि चामम गेह नित्य अव्ययी भाव समास तत्पुरुष कर्मधारय एन असमान अहम बहुव्रीहि। मतलब समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला मान लीजिए तत्पुरुष समास। भट्टो दीक्षित एवं अग्नि पुराण के अनुसार समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? देखिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तीसरा बहुव्रीहि समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा द्विगु समास। छठा अव्ययी भाव समास। ये हुआ हमारा समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? हमने एक सूत्र भी आपको बताया था, अतद्वय। अ का मतलब अव्ययी भाव समास, त का मतलब तत्पुरुष समास, द्व का मतलब द्वंद्व समास, व का मतलब बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास की। तो समास भट्टो दीक्षित एवं अग्नि पुराण के अनुसार, ठीक, अग्नि पुराण के अनुसार समास के कितने प्रकार होते हैं? तो भट्टो दीक्षित एवं अग्नि पुराण के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। तो अब हम चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास की। किसकी? तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं?
कभी कभी कहते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास का सूत्र क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष समास का सूत्र है जिसका उत्तर पद मतलब बाद वाला, दूसरा पद जिसका प्रधान होता है वही तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष। ठीक। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, वही होता है तत्पुरुष समास। सूत्र है इसका। कभी कभी पूछता है कि तत्पुरुष समास का सूत्र क्या है, तो तत्पुरुष समास का सूत्र है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है। ठीक। जिस समासिक पद कि उत्तर अंतिम पद का अर्थ प्रधान हो, यानी बाद वाला दूसरा अर्थ प्रधान हो, वही तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास होते कितने प्रकार है? तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथमा तत्पुरुष। प्रथमा तत्पुरुष नाम ही है प्रथमा तत्पुरुष में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमांत पद के समस्त पद का वो समासिक होता है, समास होता है, और समास होने पर व्यक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे पूर्व काय है। कभी कभी पूछता है कि पूर्व काय का समास विग्रह करिए, तो पूर्व कायस्थ, तो पूछता है इसमें कौन सा समास है, तो उसमें समास तत्पुरुष। तत्पुरुष में पूछता कौन सा? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो ये प्रथमा तत्पुरुष समास है। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कहता अपर काय है, अपरम कायस्थ। अपर काय में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। किस कौन तत्पुरुष? प्रथम तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास, इसमें देखेंगे जो भी होंगे वो विभक्ति के अनुसार चलता है। प्रथमा कर्ता में द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से द्वारा, तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी से पंचमी, चतुर्थी से द्वारा पंचमी अलग होने के अर्थ में। ठीक। चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी काके की रारे, सप्तमी में या पर, इसी का आधार देता है। जैसे कृष्णाश्रित है, अभी हमने कहा ना कृष्णाश्रित है, तो कृष्णाश्रित का जब समास विग्रह करेंगे तो कृष्णम आश्रित, कृष्ण के आश्रित। देखिए कृष्णम, कृष्णाश्रितम, क्या शब्द है? कृष्णाश्रित। समास विग्रह करेंगे क्या होगा? कृष्णम आश्रित। कृष्ण के आश्रित। तो क्यों इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ? क्योंकि द्वितीय समास प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को या किए। ठीक। तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास। वर्ष भोग्य है, वर्ष भर भोग करने योग्य, तो वर्ष भोग्य में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास। सरल या सरलाग्रत है, सरलाग्रत में कौन सा समास है? सरलम आगत, सरल को आया हुआ, या सरल में आया हुआ, तो क्या हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। सुख प्राप्त है, सुख को प्राप्त, तो कौन सा समास हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। अब इसी प्रकार तृतीय तत्पुरुष समास देखिए, बहुत ही सरल तृतीय तत्पुरुष समास। वही चिन्ह पे जाते चलिए। जैसे धान्यार्थ, धान्य से अर्थ, धान्यार्थ, धान्येन अर्थ, जैसे रामेण था, बालकेन था, यहाँ क्या हो गया? धान्येन, धान्येन अर्थ, धान्य से अर्थ। जैसे होता है विद्याहीन, से द्वारा होता है ना, तो विद्या से हीन या विद्या से रहित। तो इस प्रकार से कभी कभी पूछता है कि विद्याहीन में कौन सा समास है। अगर सिंपल सा पूछता है तो विद्याहीन में अव्यय भाव तत्पुरुष है, कर्मधार है कि द्विगु है। तो इस तरीके से जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। विद्याहीन, विद्या से हीन, ठीक, से द्वारा जिसमें चिन्ह प्रकट होता है तत्पुरुष समास ही कहलाता है। दूसरा पद प्रधान होता है। हीन है, किससे हीन है? विद्या से हीन है। किससे कमजोर है? विद्या से कमजोर है। ठीक। और जैसे कह दिया नख भिन्न है,
नखई भिन्न, नख से भिन्न, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है उसमें पूछ लेता है। तत्पुरुष समास पूछ लिया तब तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूछता है प्रथमा है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तत्पुरुष समास, तब उसमें दिक्कत होती है। तो इसको आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। नखई भिन्न मैक्सिमम पूछता है, विद्या ही नखई भिन्न में कौन सा समास है? प्रथमा तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास की चतुर्थी। तो नखई भिन्न, नख से भिन्न है, से द्वारा है, तो उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होगा। और जैसे कलंक मुक्त, कलंक से मुक्त, सुख युक्त, सुख से युक्त, इसमें कौन सा समास है? इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसमें चतुर्थी व्यक्त होता है के लिए। चतुर्थी की पहचान क्या है? के लिए। जैसे यूप दारू, यूपाय दारू, टूटे के लिए लकड़ी। जैसे गोहितम, गो मतलब गाय, हितम मतलब हित, गायों के लिए हित। गोहितम में कौन सा समास है? कभी पूछता है गोहितम में कौन सा समास है? गोहितम में तत्पुरुष समास है। कभी कभी पूछता है तो गोहितम में तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास के कौन सा वेद? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो गोहितम, गो के लिए हित, तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। द्विज सिक, द्विज सुखम, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, सुखाय मतलब सुख, ब्राह्मण के लिए सुख। ठीक, द्विसुखम, द्विजाय सुखम, द्विसुखम शब्द है, समास विग्रह करेंगे तो होगा द्विजाय सुखम। द्विजाय सुखम के जब अर्थ करेंगे तो होगा ब्राह्मण के लिए सुख। चलिए, भूत बल बहुत पूछता है एग्जाम में कि कौन सा समास है। जब आप विग्रह करेंगे होगा भूतेभ्य बल। भूतेभ्य बल का मतलब होता है भूतों के लिए बल। कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है चतुर्थी तत्पुरुष समास में यूपदार, गोहितम, द्विजशिखम, भूतिबल, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछता भी है। अब नेक्स्ट है आपका पंचमी तत्पुरुष समास। कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी का अर्थ ही होता है से अलग होने के अर्थ में इसकी विभक्ति का चिन्ह या निशान है। जैसे कोई चोर भयम, हमने पंचमी में आपको जब कारक पढ़ा रहे थे एक सूत्र बताया था चोरभ्यम, जहाँ पर गदा जाए वहाँ पर पंचमी व्यक्त होता है। तो चौरात विभेद, क्या था? चौरात विभेद या चौरात भयम, तो चोर से डरता है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? चौरात भयम। राज और सुखापेत, सुखापेत मतलब सुखात अपेत, सुख से दूर, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे भी हमने कहा कि सुखापेत संध विच्छेद किए तो सुखात अपेत किससे दूर हो रहा है? तो सुख से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर्ग पतित है, कहाँ से गिरता है? स्वर्ग से गिरता है, अलग हो रहा है स्वर्ग से, तो पंचमी किसमें है? स्वर्ग। ठीक, इसी प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी का हमने चिन्ह या निशान भी बताया था कि का के की रा रे री नाने, जहाँ पर ये शब्द आए, जहाँ संबंध बताए, वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक है राजपुरुष, कैसा पुरुष? राजा का पुरुष। तो काके की रारे मिला कि नहीं? मिला ना? राज्य पुरुष, इसका पुरुष, राजा का पुरुष। ठीक, इस हिसाब से जैसे विद्यालय है, विद्यालय है, किसका घर है? विद्या का आलय। काके की संबंध बता रहा है, विद्यालय था, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, संध विच्छेद करेंगे होगा विद्या का आलय, विद्या का घर। तो कौन सा तत्पुरुष समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। जैसे रामानुज, रामानुज है ना, कौन सा समास है? रामानुज। इसी में संध भी है, अगर संध करेंगे होगा राम प्लस अनुज। कौन सा संध हुआ? अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ संध हो गया रामानुज।
अब इसमें विग्रह क्या होगा? राम का अनुज, अनुज माने होता है छोटा, तो किसका भाई है? राम का भाई है। कौन सा छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा, राम का अनुज। ठीक, ये हुआ आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। सप्तमी का चिन्ह या निशानी है में या पर। क्या चिन्ह है? में या पर। जैसे वाकपटु, वाकपटु, वाक मतलब बोलना, पटु माने चालाक, बोलने में चालाक, तो चिन्ह या निशान है में या पर। तो कुल मिलाकर जो समास है तत्पुरुष समास है, अगर प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी पर आप जाएंगे तो आपको एक बात ध्यान देना होगा कि तत्पुरुष समास के तृतीय द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी कारक के चिन्ह या निशान को ध्यान देना पड़ेगा। तत्पुरुष समास के अन्य भेद, अभी तो 6 थे, तो तत्पुरुष समास के अन्य भी 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देख लीजिए, समझ लीजिए। उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास और प्राग तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है? लिख लीजिए। तत्पुरुष समास के कौन से समास? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास के अन्य कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से? पहला, उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, चौथा है प्राग तत्पुरुष समास। ये हुआ। तत्पुरुष समास के अन्य कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के अन्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास और प्राग तत्पुरुष समास। ठीक, अब इस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया। उपपद तत्पुरुष समास क्या करता है? उपपद सुबंत का समर्थ के साथ संबंध होता है। सुबंत, सुबंत किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, सुबंत और तिङंत। सुबंत मतलब शब्द रूप होता है, तिङंत मतलब धातु रूप होता है। तो कहता है उपपद सुबंत का समर्थ के साथ समास होता है। इसके उत्तर पद में कोई क्रियावाचक शब्द नहीं होता है, बाद में कोई भी क्रियावाचक शब्द, ऐसा शब्द जो क्रिया करता हो नहीं होता है। इसलिए इस समास को क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास। जैसे मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मन को जानने वाला, मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ है। कैसे? क्योंकि बाद में कोई क्रियावाचक शब्द नहीं है। चमत्कार, चर्मकार, चर्म करोति, चमड़े का कार्य करने वाला। कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि बाद में कोई क्रियावाचक शब्द है नहीं, और ये क्या है? समास। प्रभाकर, प्रभाव करोत, कुंभकार, धनद, धनद में क्या है? धन मतलब जो कुबेर हो, जिसके पास धन हो। संभाग, साम गायत, साम गान करने वाला। ये सब क्या है? तत्पुरुष समास है।
चाहे कुंभकार हो, चाहे कंबलका हो, चाहे चर्मकार हो, चाहे मर्मज्ञ हो, चाहे सामंग हो, सब में उपपद तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास कहता न मतलब नहीं, जहाँ पर न से शुरुआत हो जाए वही न तत्पुरुष समास होता है। न मतलब न का सुबंत के साथ समास होता है। जैसे पैसा, अपैसा, इसके पास पैसा न हो, न पैसा, इसके पास पैसा न हो, तो वही न का सुबंत के साथ समास हो, जहाँ न से शुरुआत हो। जैसे ब्राह्मण, अब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, अब्राह्मण भाई नहीं है, अब्राह्मण, ठीक। न ब्राह्मण, अब्राह्मण, समास विग्रह करेंगे न ब्राह्मण, अर्थात जो ब्राह्मण न हो। न आया नहीं, जहाँ पर न आ जाए वही न तत्पुरुष, और शुरुआत में समास होता है वो अ से शुरुआत होता है। अब्राह्मण न ब्राह्मण, तो न तत्पुरुष समास जो ब्राह्मण न हो। अश्व, अनश्व, न अश्व, न मतलब नहीं, अश्व मतलब घोड़ा, जो घोड़ा न हो, तो कौन सा तत्पुरुष समास हो गया? न तत्पुरुष। न मतलब नहीं, जो न हो। जैसे अनुचित, न उचित, जो उचित न हो, वो क्या हो गया? न तत्पुरुष समास। जैसे आगत, न गत है, जो न दौड़ता हो, जो न गत करता हो, वही हो गया न तत्पुरुष समास। अनागत है, न आगत है, न आगत है, जो आए न, वही क्या है? न तत्पुरुष समास। तो एक चीज आप देखिए, कभी कभी न तत्पुरुष समास पूछता है, सिंपल सा होता है। जैसे कह दिया अब्राह्मण, अस्व, न अनुचित, अगति, अनागति, अ से शुरुआत जहाँ से होगा तो मैक्सिमम दिमाग में याद रखिएगा वो नए तत्पुरुष है। नए मतलब नहीं, जो न हो। उसके बाद अलुक तत्पुरुष समास। इस समास के पूर्व पद के विभक्ति का लोप नहीं होता है। इस समास में पूर्व पद के विभक्ति का लोप नहीं होता है, वही होता है अलुक तत्पुरुष समास। जब विभक्त नहीं होता है तो दिखाई नहीं पड़ता। अलुक, लुक मान दिखाई दे, अलुक मान न दिखाई दे। जैसे परस्मयी पद है, आत्मनेय पद अपने लिए, परस्मयी पद दूसरे के लिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि नाम ही है प्रादि, प्र आदि, जो प्र से शुरुआत होता हो वही होता है प्रादि तत्पुरुष समास। जैसे प्राचार्य, कुपुरुष, निर्गुणम, कुपुत्र, ठीक। जो प्र आदि मतलब प्र क्या है? आपने उपसर्ग पढ़ा है, प्रत्याहार पढ़ा है, तो प्र उपसर्ग है। जहाँ प्र आदि उपसर्ग से शुरुआत हो, ठीक। प्रा तत्पुरुष समास देखिए क्या कहता है, प्रादि तत्पुरुष समास। प्र आदि, उपसर्ग, क्या हो गया? उपसर्गो, ठीक। आ गया ना उपसर्ग। प्र आदि उपसर्ग, उपसर्ग संख्या कितना है? प्र आदि उपसर्ग तथा गति संज्ञक, तथा गति संज्ञक। कैसा शब्द हो? गति संज्ञक शब्द हो। शब्दों का सुबंत के, शब्दों का सुबंत की साथ समास होता है। कैसा शब्द हो? प्र आदि उपसर्ग हो। उपसर्गों की संख्या कितनी है?
तो उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। याद रखिए, 1 नंबर की क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है। कंफ्यूजन 2 होते हैं, उपसर्ग और प्रत्याहार। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग का कार्य क्या होता है? उपसर्ग कार्य होता है कि शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक, जैसे आचार्य थे, आचार्य, प्र जोड़ दीजिए तो प्राचार्य, मतलब आचार्य श्रेष्ठ होते हैं कि प्राचार्य? प्राचार्य। पुरुष थे, एक सिंपल सा शब्द है पुरुष। पुरुष मतलब होता है नॉर्मल, सभी पुरुष होते हैं, सामान्य पुरुष। लेकिन इसी में अगर उपसर्ग लगा देंगे तो इस पुरुष शब्द के अर्थ को बदल जाएगा। रहेगा ये तो इसका अर्थ ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ये तो नीचे की तरफ। मीडियम ने इस समय क्या है? ये पुरुष है। पुरुष तो सभी पुरुष है, लेकिन अगर यहीं पर लिख दीजिए कुपुरुष, कुंसित पुरुष। कैसा पुरुष हो? कुंसित पुरुष, निंदित पुरुष। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा। तब ये यानी जो उपसर्ग था ये पुरुष को क्या कर दिया? अर्थ को क्या कर दिया? नीचा कर दिया। यही सुपुरुष लगा दीजिए, सु मतलब अच्छा पुरुष, ये क्या हो जाएगा? ऊपर। यानी जो उपसर्ग कार्य होता है कि शब्द के पहले, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। उसका काम क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे पुरुष था ही, ठीक, कुपुरुष लग गया तो पुरुष के अर्थ को परिवर्तित किया नहीं। कैसा पुरुष? कुंसित पुरुष, बुरा पुरुष। सुपुरुष कैसा पुरुष? अच्छा पुरुष। ठीक, ये हुआ हमारा आज का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के अन्य कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के अन्य 4 भेद होते हैं। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास पढ़ लिए आप। तत्पुरुष और कर्मधारय में मेल जोल है। क्यों मेल जोल है भैया? क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है हमारा दूसरा कर्म धारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय का सूत्र क्या है? विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र है इसका। विशेषण क्या है? एक है, इसमें विशेषण विशेष होता है। विशेषण 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 बहुलम, यानी कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष से क्या बहुलता होता है? क्या होता है? बहुलम, बहुलता अधिक होता है। ठीक, यानी इसमें विशेषण विशेष होता है। जैसे नील कलम, नीलोत्पन्न है, बहुत पूछता है एग्जाम में। पिछले बार सुपर टेट में भी पूछा था, लिखित परीक्षा में पूछा था, नीलोत्पन्न में कौन सा समास है? नीलम उत्पलम। नीलम मतलब नील, उत्पलम मतलब उत्पल, कमल, नील कमल। तो विशेषण विशेष है कि नहीं? जैसे नीलोत्पन्न, नीलोत्पन्न। नीलोत्पलम में क्या है? पलम,
ये हुआ आपका नीलोत्पलम। अब इसका अगर आप समास विग्रह करें, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, इसका अर्थ देखिए होगा नील कमल। कमल कैसा हो, विशेषण विशेष कह रहा है। कमल की विशेषता क्या है? कमल की विशेषता क्या है? नील। तो विशेष विशेष हुआ कि नहीं? विशेषण विशेष, एक विशेष दूसरा विशेष। नील कमल, कैसा कमल हो? नील कमल हो। नेक्स्ट है जैसे घन श्याम, सब जानते घन मतलब बादल, बादल की तरह काला। घन श्यामा, श्याम काला, घन बादल। बादल कैसा होगा? काले बादल। घन इव श्याम, समाज विग्रह क्या? घन इव श्याम। ठीक, अर्थात काले बादल कैसा है? विशेषण है। बादल कैसा हो? काला बादल। इसको याद रखिएगा। कर्मधारय समास, नीलोत्पन्न, घनश्याम, कमल मुखम। मुख कैसा हो? कमल के समान मुख हो। तो कौन सा समास होगा? विशेषण विशेष। कमल क्या विशेषण, उसकी विशेषता क्या है? कमल के समान। ठीक, मुख, मुख कैसा हो? कमल के समान हो। तो उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। महाराजा, राजा कैसा हो? महान राजा। इसमें कौन सा समान है? कर्मधारय। पीतंबर, पीतम अंबर। देखिए पीतांबर में कंफ्यूजन है। पीत अंबर, पीला अंबर, पीला कपड़ा हो जाएगा तब तो उसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन पीत अंबरम यस्य, पीत अंबरम यस्य, पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात तब विष्णु भगवान चला जाएगा तो उसमें हो जाएगा बहुब्री समास। इसलिए पीत अंबर, अगर पीला वस्त्र पूछ रहा है, ठीक, कभी कभी दे देता है कि पीत अंबरम में कौन सा समास है, अगर उसमें कर्मधारय और बहुब्री दोनों दे दिया तब, अगर पीत अंबर दिया है तब तो कर्मधारय। लेकिन पीतम अंबरम यस्य, पीला है वस्त्र जिसका, तब उसमें कौन सा समास होगा? तब बहुब्री समास हो जाएगा। अन्य पद प्रधान हो रहा है उसका ना, इसलिए तो याद रखिएगा। पीताम्बरम अगर देता है, बहुत पूछता भी है, अगर पीताम्बर पूछेगा तो उसमें से पीताम्बर में आप में दो ऑप्शन रहेंगे, यह तो कर्मधारय रहेगा, यह तो बहुब्री, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर पीतम अंबर यश देगा, कर्मधारय भी दे रहा है और बहुब्री भी दे रहा, तब बहुब्री। लेकिन पीतम अंबर दे दिया तब पीतम अंबर, पीला वस्त्र, तब किसमें जाएगा? कर्मधारय समास। तो उसकी याद रखिएगा। पीताम्बर बहुत कंफ्यूजन करता है, उसमें दोनों होता है लेकिन विग्रह से अनुसार देता है। अगर पीताम्बर दे दिया एक देगा, या तो कर्मधारय देगा या तो बहुब्री। का पुरुष, कैसा पुरुष, कुंसित पुरुष, कायर पुरुष। ठीक, तो विशेषण विशेष, पुरुष कैसा हो? काला, कायर पुरुष हो तो विशेषण विशेष तो हो गया। वहाँ कुंसित था, यहाँ वो कुंसित था, जो भी आप तत्पुरुष समास पे तो कुंसित पुरुष था, कुपुरुष था। लेकिन ये का पुरुष, कैसा पुरुष? कायर पुरुष। ठीक, विद्याधनम, विद्या एव धनम, यानी विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। धन कैसा हो? विद्या रूपी धन हो। कौन समास हुआ? कर्मधारय समास। महापुरुष, पुरुष कैसा हो? महान पुरुष हो। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय पर समास। सुंदर पुरुष, पुरुष कैसा हो? सुंदर पुरुष। विशेषण विशेष, जहाँ विशेषण विशेष, जहाँ किसी चीज की विशेषता बतलाई जाए, मान लीजिए वहाँ होगा, जहाँ किसी भी चीज की विशेषता बतलाई जाए, कर्मधारय समास। विद्याहीन धनम, विद्याहीन, विद्याधनम, विद्या ही हो धन, कैसा धन हो? विद्याधन हो। ठीक, तो विद्याधन कमल नयन,
कमल नयन, कैसा नयन हो? कमल के समान नयन हो। कौन सा पुरुष है? कर्मधारय पुरुष। नीलकमल, नीला कमल, नील कमल के समान, तब वहाँ क्या हो जाएगा? कर्मधारय पुरुष। ठीक। चंद्र सुंदरम, कैसा सुंदर हो? चंद्रमा जैसा सुंदर हो। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। क्यों? विशेषण। जब किसी चीज की विशेषता बतलाए तो उसमें कर्मधारय समास ही होगा। जैसे मधुर फलम, कैसा फल हो? मीठा फल हो। तो किसी चीज फल की विशेषता बतला रहा है तो उसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और नेक्स्ट है आपका महादेव, कैसा देव हो? महान देव हो, महान देवता हो। किसकी विशेषता बतला रहा? देवता की विशेषता। देवता की विशेषता क्या होती है? क्यों महान होता है? कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। विशेषण विशेष, जहाँ किसी चीज की विशेषता बतलाई जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नीलकमल, नीलोत्पल, पीताम्बरम, ठीक, विद्याधनम, विद्यास्य, कमल नयन, चंद्रमुखम, इन सब में कर्मधारय समास होता है। अब नेक्स्ट हमारा है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। दूसरा हो गया। तीसरा बहुब्रीहि समास। सूत्र क्या है? अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि समास है। क्या सूत्र है इसका? अन्य पद प्रधान है, अन्य पदार्थ प्रधानम। अन्य पदार्थ मतलब अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। अन्य पदार्थ, जिसका कोई अन्य पदार्थ प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जहाँ पर अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हमने अभी कहा ना पीताम्बर है, पीला है अंबर जिसका, हम यहाँ तो कह रहे हैं पीताम्बर है, पीतंबर नहीं, पीला वस्त्र नहीं, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु भगवान। लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर यश, लंबा उदर यश, जिसका पेट लंबा हो अर्थात लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को। चंद्रमौली, चंद्रमौली यश, चंद्रमा जिसके सिर पर हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमौली। शंकर जी को, जिसके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है, चंद्रमौली। चक्रपाणी, चक्रपाणी यश, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु भगवान। निर्बल, निर्बम बलम यश, देखिए इसमें लास्ट में ये निश्चय यश जरूर आएगा। जैसे पीताम्बर, पीलम अम्बर यश, लंबोदर, लंबा उदर यश, चंद्रमौली, चंद्रमौली यश, चक्रपाणी, चक्रपाणी यश, निर्बल, निर्बम बलम यश। यानी जहाँ यश देख रहे हैं वहाँ पर बहुब्रीहि समास, अर्थात यश मतलब जिसका। जैसे चंद्रमौली, चंद्रमा है सिर पर जिसके अर्थात शिव जी, शंकर जी। निर्बल, जिसका बल निकल गया है। चित्रगुण, चित्र गाय वाला पुरुष, कैसा पुरुष हो? चित्र गाय वाला है। रूपद भार्य है, ऐसी पत्नी जो सुंदर हो, सुंदर रूप वाली स्त्री। महाशय है, महान आशय वाला पुरुष। इस सब में क्या है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद की प्रधानता होती है, वही बहुब्रीहि समास होता है। लंबोदर, पीताम्बर, चंद्रमौली,
चित्रगुह, महाशय, निर्बल, इस सब में कौन सा समास है? नीलांबर, नीला है आकाश, नीला आकाश, आकाश कैसा है? नीला है। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में चौथा देख लीजिए, चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चार थे द्वंद्व, सूत्र क्या है? चार थे द्वंद्व। द्वंद्व समास जब आपस में कोई चीज उभय पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में किसकी प्रधानता? उभय मतलब दोनों पद की जहाँ प्रधानता हो वहाँ पर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में किस पद की प्रधानता होती है? उभय पद, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद, जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है वहाँ पर कौन सा समास होता है? जहाँ दोनों पद की प्रधानता होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व मतलब जहाँ पर दो या दो से अधिक पदों का योग होता है और योग होने पर या तो द्विवचन में होगा या तो बहुवचन में। तो जैसे राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यहाँ दोनों पद की प्रधानता हो रही है। ठीक, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दो लोग हो गए ना, द्विवचन में जा रहा है, राम और लक्ष्मण। रामस्य लक्ष्मणस्य बराबर राम और लक्ष्मण। तो क्या है? द्वंद्व समास तो दिखाई पड़ रहा है। ये दो चीज क्या है? राम लक्ष्मण, भाई बहन, चाचा चाची, पापा पापी, जो भी हो, अगर इन सब दो चीज दिखाई पड़े वहां द्वंद्व समास। और जैसे हरि हरो, हरि और हर दोनों मिल गए ना, हरि और हर दोनों आपस में क्या है? द्वंद्व समास। कौन सा है? इतरेत्तर द्वंद्व है। दो चीज आपको मिलेंगे, शिव केशव, शिव और केशव, शिवस्य केशवस्य, धर्मस्य अर्थस्य, धर्म और अर्थ, इतरेत्तर द्वंद्व समास। काम च मोक्ष, काम और मोक्ष, इतरेत्तर द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास, नामी एक समाहार, जहाँ किसी चीज का समाहार हो। जैसे अहोरात्रम, दिन और रात्रि का समाहार। तो अहोरात्रम में कौन सा समास है? अहोरात्रम में समाहार समास है। समाहार है द्वंद्व समास। जैसे पाणिपादम, पाणि से पादम से, हाथ और पैर का समाहार। और अहि नकुलम, अहि च नकुलम च, अहि मतलब सांप, नकुल मतलब नेवला, सांप और नेवला। द्वंद्व समास काफी सरल भी है। जैसे दधिघृतम, दही और घी। सुकवकम, सुका सुकस, तोता और वक मतलब वकुला, तोता और वकीला। इसमें कौन सा समास? समाहार है समास है। नेक्स्ट है एक शेष द्वंद्व समास है। एक शेष द्वंद्व समास मतलब जिसमें एक चीज शेष हो। इतरेत्तर मतलब जो अलग अलग हो, समझ आ? राम लक्ष्मण, ठीक, शिव केशव, हरि हर, ये सब क्या था? इतरेत्तर मतलब जो अलग अलग हो, इतर इतर हो, अलग अलग हो। राम और लक्ष्मण अलग अलग हैं। समाहार पाणिपादम, जिस चीज का समाहार हो। नेक्स्ट है एक शेष द्वंद्व है। जब समास में आए हुए शब्द एक शब्द शेष रह जाए, अर्थ दो निकलेगा, लेकिन जब समाहार करेंगे, समास करेंगे, तो उसका एक अर्थ। जैसे पितरौ, माता से पिता से, माता और पिता सो रहा है लेकिन एक शेष बच रहा है। कौन? सिर्फ पितरौ। और भातरौ, भातास्य स्वस्य, भाई और बहन, लेकिन लिखा क्या जा रहा है? भ्रातरो, एक बच रहा है।
पितरों में एक था पिता, भ्रातरों में एक था भ्राता, लेकिन यहाँ पर माता च पिता च भाई च बहन च। हंसो हस्ती च हंसस्य, हंसी और हंस एक से हुआ। जैसे पुत्रो पुत्रस्य पुत्रिश्च, पुत्र और पुत्री, लेकिन से क्या हो गया पुत्रो। ससुर सवस्सु ससुरस्सु, सवस्सु मतलब सास और ससुर, लेकिन एक हो रहा है ससुर है। केशव केशव च केशव च, दो केशव, लेकिन लिखा जा क्या रहा है एक, इसलिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अगर पूछे जैसे रामश्च लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, शिव केशव, या पितरों में कौन सा समास है द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास में कौन समास है, अब यहाँ होगा कि एक द्वंद्व समास है, कि इतरेत्तर द्वंद्व समास है, कि समाहार द्वंद्व समास है। यहाँ आपको थोड़ी सी बात, इतरेत्तर मतलब अलग अलग देखने मिले, रामश्च लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण अलग अलग हुए, ठीक। और शिवस्य केशव दो चीज मिली, जहाँ दो मिली वहाँ समझिए कि इतरेत्तर है, जहाँ समाहार हो वहाँ समझिए समाहार है, जहाँ एक मिले दो का अर्थ दे वो एक द्वंद्व शेष है, एक से। नेक्स्ट है द्विगु समास, पांचवा, सबसे सरल है द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु, पांचवा द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा ही है कि संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु। द्विगु समास में जिसके पूर्व में मतलब पहले में संख्यावाची शब्द आए वही क्या होता है द्विगु समास। संख्या पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जब पहले संख्यावाची शब्द से शुरुआत होता है तो वहां द्विगु समास कर। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी, तीन लोग न, तो त्रि क्या है संख्यावाची शब्द है। जो संख्यावाची शब्द की शुरुआत जहाँ से होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचपात्रम, पंच मतलब पांच, पात्र है, कितने पात्र है, पांच पात्र है, तो संख्यावाची से शुरुआत हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ द्विगु समास। पंचगवम, पांच गायों का समूह, तो कितनी गायों का समूह है, पांच गायों का समूह है। पंचगवम, पंचवटी, पंचानाम वटाराम समाहार है, पांच वटों का समूह, कितने वट हैं पांच, तो उसमें कौन समास हुआ द्विगु समास। जैसे कोई कह दे कि भैया चतुर्युगम, चार युग में कौन समास है, तो चतुर्युगम में द्विगु समास। क्यों द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला शब्द होता है संख्यावाची होता है। नवरात्रि, नवाभ्याम रात्रि नाम समाहार है, नवरात्रियों का समूह, तो कौन सा समास हुआ एक अपवाद छोड़कर। जैसे कभी पंच नदी है तो पंच नदी में यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। नदी भी से सूत्र है, कहता है अगर नदी शब्द आ जाए संख्या के बाद तो उसमें द्विगु समास न होकर अव्ययी भाव समास होता है। इस तरह का आप देख लीजिएगा, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, जो भी शब्द आएगा उसमें द्विगु समास होगा। अगर किसी शब्द से पहले संख्यावाची शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो द्विगु समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास सब लोग जानते हैं। अव्ययी भाव समास जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद प्रधान है या पूर्व प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है या पूर्व प्रधान है अव्ययी भाव।
प्रधान अव्ययी भाव, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे यथाशक्ति अव्यय है ना, यथाशक्ति दूसरा क्या है? संज्ञा है। शक्ति क्या है? संज्ञा है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। जैसे उपगंगम, उपगंगम गंगा समीपे, गंगा जी के समीप। एक चीज देखिए, अगर जो शब्द उपसर्ग से शुरू होता है उसमें मैक्सिमम अव्ययी भाव समास। जैसे उपगंगम, अनुगंगम, सछत्रम, सखी, अधिगोपम, अधि क्या उपसर्ग है? अधिगोपम, गोपाय अधि, सहरि हरि सादृश्य। ठीक। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रतिदिनम। अगर कहीं विप्सा, विप्सा मतलब कोई चीज दो बार आ जाए, रात रात अव्ययी भाव समास, दिन दिन, तेज तेज अव्ययी भाव समास। जहाँ पर कोई चीज दो बार आए, विप्सा आ जाए, वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आप लोगों ने जानते भी होंगे कि विप्सा, विप्सा मतलब कोई भी शब्द दो बार आ जाए। जैसे क, ये यहाँ वर्णों का विप्सा हुआ है, जहाँ दो बार आ जाए वहाँ विप्सा शब्द आ जाए। जैसे दिन दिन, तो कौन सा विप्सा शब्द है? तो दिन दिन जी है जो विप्सा है। तो आज यहीं तक के लिए आशा करते हैं कि आपको समास अच्छे समझ में आ गया होगा। किस पद की प्रधानता होती है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहता है पूर्व प्रधान अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास कहता है। उत्तर पद प्रधानों, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है। विशेषण विशेषण बहुलम, जिसमें विशेषण विशेष होता है। कर्मधारय समास होता है। चार्थी द्वंद्व, जिसमें द्वंद्व होता है उसमें द्वंद्व समास होता है। अन्य पद प्रधान तत्पुरुष समास। ठीक। तो आशा करते हैं। अब एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में कोई दे देगा, कहेगा पीताम्बरा में कौन सा समास है। कभी कहेगा कि पीताम्बर का समास विग्रह करिए, तो पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान। अगर उसमें दिया, जिससे कभी कभी देता है पीतम अंबरम यश में कौन सा समास है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया रहता है। दो तो आप निगलेक्ट कर देंगे कि ये होगा ही नहीं, बचेगा दो। एक होगा कर्मधारय समास, दूसरा हो बहुब्रीहि समास। तब इसमें आपको देखना होगा कि वास्तव इसका समास विग्रह क्या है। अगर पीतम अंबर है तो कर्मधारय समास होगा, और पीतम अंबर यश है तो बहुब्रीहि समास होगा। तो आप अच्छे से घर पर पढ़िए और एक बार रिवीजन करिए, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इससे रिहर्सल करने की जरूरत है। आज यहीं तक, धन्यवाद।